सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 71। लियू डोंग को गले में घुटन महसूस हुई और उस पर भय की लहर छा गई। यह एहसास मौत का सामना करने के पहले के किसी भी अनुभव से कहीं ज्यादा गहरा था। उसने सिर हिलाया, फिर अपने शरीर में हल्कापन महसूस किया। मौत के कगार पर मंडराते इस अनुभव ने लियू डोंग के दिल की आखिरी रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। धीरे धीरे उठते हुए लियू डोंग का पहले जैसा गुलाबी रंग गायब हो गया था। उसके पीले चेहरे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति को हाथ हिलाया, जिसने फिर उसकी जगह ली, एक चेक लिखा और सम्मानपूर्वक उसे अपने सामने वाले व्यक्ति को दे दिया। ओह, ठीक है, मैं भूल गया। अब मुझे पैसे और वह व्यक्ति दोनों चाहिए। मुझे लगता है मैंने ये पहले कहा था। वांग युदाओ ने चेक लिया, लियू डोंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। तुम। लियू डोंग के हाव भाव बदल गए, लेकिन उसके बोलने से पहले ही कोई अचानक दौड़कर आया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर तेजी से चला गया। इस पर लियू डोंग के हाव भाव पूरी तरह बदल गए और उसने झट से कहा, ठीक है, फैंग कुन को मेरे लिए यहाँ नीचे ले आओ। वांग युदाओ ने लियू डोंग की तरफ देखा, जो पहले ही पीछे हट चुका था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जिसने भी अभी लियू डोंग से फुसफुसाकर बात की थी, उसने उसे जरूर चेतावनी दी थी, वरना लियू डोंग इतनी जल्दी अपना मन कैसे बदल सकता था। हालांकि वह अभी लियू डोंग से झगड़ा नहीं करना चाहता था। वह इस बार खास तौर पर फैंग कुन को सबक सिखाने आया था। उस आदमी को लगा कि सिर्फ इसलिए कि वह छिपा हुआ है, उसे ढूंढा नहीं जा सकता। जब फैंग कुन को लाया गया तो उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसके रूप रंग को देखकर उसने वांग युदाओ के पहले के शक्ति प्रदर्शन को साफ साफ देखा था। भाई वांग, कृपया उदारता दिखाएं और मुझे छोड़ दें। वांग युदाओ को देखकर फैंग कुन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि वांग युदाओ ने उसे खास तौर पर क्यों बुलाया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम्हें याद रहेगा? वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, स्तब्ध सहपाठियों की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। लग रहा था कि आज वह सचमुच ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता था, वरना जू की आंख उसे काट ही डालेगा ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं जरूर करूंगा। इसके बाद मैं शांगनान शहर में नहीं रहूंगा, निश्चिंत रहो, फैंग कुन ने जल्दी से कहा। वांग युदाओ ने बहुत देर तक सोचा, फिर मुस्कुराया, ठीक है, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। इस मौके का फायदा उठाओ। अगर किसी और बात में तुम्हारा हाथ है तो मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना, वांग युदाओ ने उदासीनता से कहा। बोलने के बाद वह मुड़ा और जू कियांग और बाकी लोगों की ओर चल पड़ा। जू कियांग ने निगल लिया और किसी कारणवश वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया, जिससे वांग युदाओ थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? उनकी ओर देखते हुए वांग युदाओ ने अपने हाथ फैला दिए। उसने पहले ही कह दिया था कि वह कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता। उफ, मैं तुम्हें सचमुच नहीं पहचानता। तुम इतने दुर्जय कैसे हो गए, बदमाश? जू की आंख वास्तविकता में वापस आया और वांग युदाओ की छाती पर मुक्का मारा। किनलैन भी मुस्कुराए, लेकिन उसके दिल में जो सदमा था वह ज्यादा देर तक नहीं चला। क्या यह अब भी वांग युदाओ था? उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था। हम अब यहाँ और नहीं पी सकते, चलो जगह बदलते हैं, वांग युदाओ मुस्कुराया। हालांकि वे सभी एक ही बार वाली गली में थे, फिर भी वांग युदाओ को लीहू का घर ज्यादा पसंद था। इसके अलावा उसे लीहू को इस मामले के बारे में बताना ही था, कहीं ऐसा न हो कि वह आदमी भविष्य में कोई और योजना बना ले। वह पहले लीहू के साथ कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था। अब वांग परिवार के किसी सदस्य की मदद से अगर लीहू ने सचमुच कोई गड़बड़ करने की हिम्मत की तो उसकी इतनी पिटाई होगी कि उसकी अपनी माँ भी उसे पहचान नहीं पाएगी। जू कियांग ने सिर हिलाया और समूह सीधे बार से चला गया। लियू डोंग का चेहरा गंभीर था। उसने जमीन पर गिरे फैंग कुन की तरफ देखा, फिर संदेशवाहक की ओर मुड़ा। क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने यंग मास्टर चेंग को कहते सुना है कि यह व्यक्ति वांग परिवार से जुड़ा है और अभी उसे छुआ नहीं जा सकता। लियू डोंग पीछे हटते हुए व्यक्ति को देखकर चौंक गया, उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। उनके जाने के बाद उन्होंने लीहू के बार में बस कुछ ही ड्रिंक्स लीं। सब लोग काफी नशे में धुत हो गए थे। किनलैन वांग युदाओ से लिपट गई और उसे जाने नहीं दे रही थी, लगातार बुदबुदा रही थी कि वांग युदाओ कितना बदल गया है। इससे पैंगटोन का चेहरा अनिश्चित हो गया और वांग युदाओ शर्मिंदा महसूस करने लगा, इसलिए उसने जल्दी से समूह को तितर बितर कर दिया। लीहू ने जाहिर तौर पर कुछ महसूस किया था और वांग युदाओ के प्रति और भी विनम्र हो गया था। जब लीहू ने उस सप्ताहांत अनजाने में वांग चेंगकाई को देखा तो उसके सारे संदेह दूर हो गए। अरे, यह आदमी असल में वांग परिवार के युवा मालिक का रिश्तेदार था। अगर उसे पहले पता होता तो वह वांग युदाओ को शार्क गैंग में शामिल होने का सुझाव देने की इतनी मूर्खता न करता।
वूमीजी की दवाखाने का मामला सुलझ गया था। लियू डोंग के पीछे कौन था, इसकी जानकारी वांग युदाओ को अभी नहीं थी। उसका इस मामले में पड़ने का कोई इरादा नहीं था। इस दौरान जू कियांग ने वांग युदाओ को फ़ोन भी किया। उसकी बातों से वांग युदाओ फ़ोन के दूसरी तरफ उस आदमी के चेहरे पर शक की लकीरों की कल्पना कर सकता था। उस दिन नशे में धुत होकर उठने के बाद उसने शायद पूरा दिन वांग युदाओ के बारे में ही सोचा होगा। वूमीजी पिछले कुछ दिनों से जियाओ लिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उस दिन जियाओ लिंग के रोने के बाद से उसने फिर कभी इस मामले का जिक्र नहीं किया। हालांकि वह ऊपर से ठीक लग रही थी, लेकिन जियाओ लिंग पहले से ही समझदार थी और उसने अपने विचारों को अपने अंदर ही दबा रखा था, यहाँ तक कि वूमीजी को भी केवल अपना खुशनुमा रूप ही दिखा रही थी। इससे वांग युदाओ थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा और राहत महसूस की। अब वह शुद्धिकरण कला कर सकता था, जिससे जियाओ लिंग के सारे आंतरिक दुख दूर हो सकते थे। हालांकि यह एक बार में नहीं हो सकता था। वांग युदाओ दवाइयां मंगवा ही रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। वूमीजी ने वांग युदाओ की तरफ देखा। वह पहले से ही समझ गई थी कि वांग युदाओ अब शायद व्यस्त रहेंगे। उन्होंने एक दूसरे को क्षमा याचना भरी नज़रों से देखा, फिर वह अपने काम में लग गई। फ़ोन की कॉलर आईडी देखकर वांग युदाओ थोड़ा चौंका, फिर उसने अपने माथे पर थपकी दी। वह ये कैसे भूल सकता था। उसने शेन यू से पहले ही कह दिया था कि वह हर हफ्ते टोन टोन का हालचाल जानने आएगा। नमस्ते, मुझे पता है, मैं अभी आता हूँ। वांग युदाओ ने बात करने के बाद जल्दी से फ़ोन रख दिया, वूमीजी को बताया और फिर बाहर निकल गया। कल रात उसने एक और मिशन लिया था। इस बार मिशन के लिए उसे 2 दिनों के अंदर आधा कट्टी नागफनी खानी थी। जब उसने यह मिशन देखा तो वांग युदाओ इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत समय हो गया था और यह पहली बार था जब वांग युदाओ को कुछ ऐसा मिला था जो उसे वाकई स्वादिष्ट लगा। इससे पहले या तो आईवी ड्रिप या इंजेक्शन ही होते थे, और अब आखिरकार खाने के लिए कुछ था। वांग युदाओ शहर के अस्पताल से पहले से ही वाकिफ था और कुछ लोग उसे पहचान भी गए। बहुत से लोग टोन टोन की स्थिति के बारे में जानते थे, खासकर जब से उस समय इतनी बड़ी घटना घटी थी। अस्पताल अभी भी पहले की तरह व्यस्त था, अनगिनत लोग पंजीकरण के लिए कतार में खड़े थे। वांग युदाओ लिफ्ट में चढ़ा और टोन टोन के वार्ड में गया। हालांकि इस बार जब वांग युदाओ वार्ड में पहुंचा तो उसे शेनयू नहीं दिखी। उसकी जगह उसे जियांग जी दिखी। आह भाई वांग, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। जियांग जी ने मुस्कुराते हुए वांग युदाओ की तरफ देखा। वांग युदाओ का दिल कांप उठा। जब भी यह बूढ़ा मुस्कुराता उसे कुछ अजीब सा लगता। वह जल्दी से 2 कदम पीछे हटा और फिर बोला, जब आप बूढ़े मुस्कुराते हैं तो इसका कोई खास कारण नहीं होता। बताए, क्या कोई और मरीज है जिसे आप मुझे दिखाना चाहते हैं? सच कहूं तो वांग युदाओ मरीजों को देखने के खिलाफ नहीं था। आखिरकार इससे जान बच सकती थी और उसकी ज़रूरी आर्थिक ज़रूरतें भी पूरी हो सकती थीं। यह एक आम जीत वाली स्थिति थी। हालांकि अपने पिछले अनुभव के आधार पर उसे ये भी एहसास हुआ कि एक निम्न श्रेणी के औषधालय प्रशिक्षु के रूप में, खासकर जब वह 50 मेडिसिन पॉइंट्स के किनारे पर हो, तो वह इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही इस्तेमाल कर सकता था। अगर वह इसका और इस्तेमाल करता तो वह निम्न श्रेणी के औषधालय प्रशिक्षु बन सकता था। भाई वांग, देखो तुम क्या कह रहे हो। अगर कुछ भी ठीक ना हो तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? शेन यूए ने कहा था कि तुम आ रहे हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जियांग जी ने मुस्कुराते हुए वांग युदाओ की ओर देखा। वांग युदाओ ने मुंह बनाया। नाटक करो, बस नाटक करते रहो बूढ़े। वांग युदाओ ने जियांग जी की बात अनसुनी कर दी और बिस्तर के पास चली गई। टोन टोन पानी में थी और उसका चेहरा बहुत पीला लग रहा था। हालांकि शुद्धिकरण कला का हर प्रयोग टोन टोन को कुछ समय के लिए उसके दर्द से राहत दिला सकता था, लेकिन ये तरीका केवल एक अस्थायी उपाय था और यह कोई अस्थायी उपाय भी नहीं था। टोन टोन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए वांग युदाओ के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं था। मन ही मन बुदबुदाते हुए वांग युदाओ ने टोन टोन पर एक बार शुद्धिकरण कला का प्रयोग किया, फिर जियांग जी की ओर मुड़कर देखा। अगर तुम्हारे पास सचमुच कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। जियांग जी हंसी, फिर बोली, दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बिल्कुल, अभी भी कुछ करना बाकी था। पिछली बार ओल्ड मास्टर वांग थे, इस बार कौन होगा? जो कोई भी ओल्ड मास्टर जियांग जी से मदद मांगने के लिए कह सकता था, वह शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बोलो। टोन टोन पर सहजता से शुद्धिकरण कला का प्रदर्शन करने के बाद वांग युदाओ ने जियांग जी को गंभीरता से देखा। यह बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ आओ। दरअसल ये भी एक मरीज है। पिछली बार जब तुमने ओल्ड मास्टर वांग का इलाज किया था, उसके बाद हमने एक व्यापक जांच की थी। मैं इसे कैसे कहूँ, उसके विभिन्न संकेतकों में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन केवल थोड़ा सा। हालांकि एक बात है जो हमारे सभी डॉक्टर समझ नहीं पाए, और वह ये कि वह अचानक बहुत खुश लग रहा था।
जियांग जी ने वांग युदाओ की ओर देखा और वांग युदाओ के बाहर जाने के बाद उसने वार्ड का दरवाज़ा बंद कर दिया। वांग युदाओ चुप रहा, लेकिन वह जियांग जी की बात समझ गया। बेशक उसे इसके पीछे का कारण भी समझ आ गया। शुद्धिकरण कला मूल रूप से मानव शरीर में मौजूद विषाणुओं को शुद्ध करने में सक्षम थी, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सीमित थी। हालांकि ऐसा लगता था कि यह किसी व्यक्ति के हृदय से सभी नकारात्मक भावनाओं को मिटा सकती है। दूसरे शब्दों में, अपने सार के साथ, वांग युदाओ पूरी तरह से एक आध्यात्मिक गुरु थे और एक उच्च कोटि के गुरु। अस्पताल में इलाज के दौरान मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतीत में ऐसे अनोखे मामले सामने आए हैं जहां मरीज को वास्तव में कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। जांच के परिणाम आश्चर्यजनक थे, वह मौत से डर गया था। दूसरे शब्दों में, मरीज को खुद कोई बड़ी बीमारी नहीं थी और बीमारी निश्चित रूप से मौत का कारण नहीं बन सकती थी, लेकिन मरीज ने कल्पना की कि उसे कोई गंभीर बीमारी है और वह दिन भर चिंता में रहता था। समय के साथ एक छोटी सी बीमारी एक बड़ी बीमारी में बदल गई। बेशक सिर्फ मनोवैज्ञानिक उपचार से किसी व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता, वरना वांग युदाओ द्वारा एक बार वृद्ध गुरु वांग पर शुद्धिकरण कला का प्रयोग करने के बाद भी अस्पताल असहाय क्यों रहा। जियांग जी के पीछे पीछे इमारत से बाहर निकलते हुए वे उसके पीछे बने विश्राम क्षेत्र की ओर चल पड़े। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां मरीज बाहर टहल सकते थे। पास में एक कृत्रिम झील और एक मंडप था। बाहर लॉन में चलते हुए वांग युदाओ ने नजर घुमाई। मंडप में थोड़ी ही दूर पर एक आकृति धुंधली दिखाई दे रही थी। जियांग जी ने अपने कदम तेज किए और मंडप में प्रवेश किया। वृद्ध व्यक्ति शायद गहरे विचार में डूबा हुआ था और अचानक उसे होश आया। जियांग जी को देखकर वह थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया और बोला, तुम यहाँ हो। बोलने के बाद उसने वांग युदाओ की ओर देखा जो उसके पीछे अंदर आया था, और फिर मुस्कुराया, ये वांग युदाओ ही होगा। वह सचमुच युवा और होनहार है। वांग युदाओ पूरी तरह से हतप्रभ था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बीमार है। हालांकि एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए छोटी मोटी बीमारियां अपरिहार्य थीं। वांग युदाओ ने जियांग जी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। जियांग जी मुस्कुराए और फिर बोले, इस बूढ़े का उपनाम शेन है। आप उन्हें ओल्ड मास्टर शेन कह सकते हैं। वांग युदाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर शेन नाम के बूढ़े का अभिवादन किया, फिर जियांग जी की तरफ देखा। इस बार मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। वह असल में बीमार नहीं है, लेकिन अंदर से थोड़ा उदास है, तो समझ लो। जियांग जी ने चेहरे पर मुस्कान लिए वांग युदाओ से कहा। वांग युदाओ ने एक लंबी ओह की आवाज निकाली। अब उन्हें जियांग जी की बात का मतलब समझ आ गया। ये बूढ़ा चाहता था कि वह शेन नाम वाले व्यक्ति के अवसाद का इलाज करे, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी उदास नहीं है। हालांकि उसने फिर भी जियांग जी के निर्देशों का पालन किया और शेन नाम वाले व्यक्ति पर शुद्धिकरण कला का प्रदर्शन किया, बस उसे व्यर्थ समझ रहा था। शेन हे शुरू में आना नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी पोती की सिफारिश को टाल नहीं पाए, और वो सचमुच देखना चाहते थे कि उनकी पोती जिस इंसान के बारे में बात करती रहती है वो कैसा इंसान है, खासकर क्योंकि वो एक मर्द था। और जब उन्होंने वांग युदाओ को देखा तो शेन हे थोड़े निराश हुए। वो बहुत ही साधारण इंसान थे, इतने साधारण कि अगर आप उन्हें भीड़ में फेंक भी दे तो भी वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। जहां तक उनके तथाकथित अनोखे चिकित्सा कौशल की बात है, उन्हें अब भी कुछ हद तक यकीन था, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक, क्योंकि न सिर्फ उनकी पोती ने ऐसा कहा था, बल्कि जियांग जी ने भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा, जिसने बस अपना हाथ उनके ऊपर रखा था, मानो कोई मंत्र पढ़ रहे हों, आंखें बंद कर ली हों, लेकिन शेनहे ने उनके होठों के हिलने पर ध्यान नहीं दिया। और थोड़ी ही देर में उनके दिल की गहराइयों से एक अजीब सी अनुभूति धीरे धीरे उभरी। उसे पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगा जैसे बादल छटकर सूरज निकल आया हो, मानो जो चीज़ पहले उसके दिल को रोके हुए थी वह पल भर में पूरी तरह से गायब हो गई हो, और इस पल उसका शरीर भी बहुत हल्का महसूस हो रहा था। शेनहे की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर खोलीं, फिर से बंद की और फिर से खोलीं। कई बार दोहराने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं था, यह एक वास्तविक अनुभूति थी। उसका शरीर सचमुच एक पल में बहुत हल्का हो गया था। तुम्हें कैसा लग रहा है? वांग युदाओ ने शेनहे की ओर देखा। ये शुद्धिकरण कला मूल रूप से प्राप्तकर्ता के शरीर की दुर्दशा के अनुसार अधिक प्रभावी थी, क्योंकि शरीर जितना दुर्दशाग्रस्त होता, शुद्धिकरण कला का प्रभाव उतना ही अधिक स्पष्ट होता और व्यक्ति शुद्धिकरण कला के अस्तित्व को उतना ही अधिक महसूस करता। लेकिन इस व्यक्ति के शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही थी, और उसे सचमुच डर था कि यह शुद्धिकरण कला ठंडा पानी पीने जैसा होगा, बिल्कुल बेस्वाद। मुझे बहुत जोर से महसूस हो रहा है। मैं तरोताज़ा और स्फूर्तिवान महसूस कर रहा हूँ। शेनहे ने गहरी सांस ली और उस हाथ को देखा जो पहले ही उससे अलग हो चुका था। वह सदमे से भर गया। इस दुनिया में वास्तव में एक अजीबोगरीब इलाज का तरीका भी है।
पहले उसे शक था, लेकिन अब उसे सचमुच यकीन हो गया था। वाह! वांग युदाओ ने राहत की सांस ली। उसने जियांग जी को कुछ बेबसी से देखा। अगली बार जब ऐसा कुछ हुआ तो वह नहीं आएगा। ये 5 और मेडिसिन पॉइंट बर्बाद हो गए। हालांकि जैसे ही वांग युदाओ बैठा, पास ही से एक आकृति धीरे धीरे चली आई। करीब से देखने पर वह शेन युए थी, जो अपनी वर्दी में थी। एक लंबा सफ़ेद कोट उसके ऊपर लिपटा हुआ था, जो उसे एक अनोखा आकर्षण दे रहा था। उसे मंडप की ओर जाते हुए देखकर और फिर मुस्कुराते हुए ओल्ड मास्टर शेन को देखकर वांग युदाओ थोड़ा चौंक गया। क्या ये हो सकता है कि यह तथाकथित ओल्ड मास्टर शेन युए के दादा हों? जियो यू, इधर आओ, इधर आओ। सचमुच, बूढ़े मास्टर शेन ने शेन यू को आते देखा और उसे पुकारा। शेन यू सीधे उनके पास गई, फिर वांग युदाओ की तरफ देखा। अपने दादाजी के हाव भाव देखकर उसे पता चल गया कि उन्होंने पहले ही कोई कदम उठा लिया है, और ऐसा लग रहा था कि इसका असर काफ़ी अच्छा हुआ है। वह चाहती थी कि उसके दादाजी पहले आ जाएं, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला, और वह बदमाश वांग युदाओ हर बार अस्पताल आने पर उसे गुस्सा दिला देता था, जिससे वह पिछली कुछ बार सब कुछ भूल जाती थी। तुम चरित्र का अच्छा आकलन करती हो, बच्ची। शेन हे मुस्कुराया। उसके शब्दों का अर्थ कुछ पेचीदा था, लेकिन शेन यू शांत रही, मानो उसे सच में विश्वास हो कि शेन हे बस यही कह रहा था कि इतने होनहार युवा डॉक्टर को ढूंढने के लिए उसकी समझ अच्छी है। इस दौरान वांग युदाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि बूढ़े मास्टर शेन ने उनसे मुश्किल से कुछ पूछा। शेन यू ने उनकी तरफ 2 बार देखा, लेकिन फिर शेन हे ने उन्हें भगा दिया। जियांग जी भी वांग को देख रही थी। युदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, और शेन युए के जाने के बाद वह उसके पीछे मंडप से बाहर चला गया। मंडप के अंदर वांग युदाओ ने स्तब्ध भाव से ओल्ड मास्टर शेन को देखा। वहां अभी 4 लोग थे, और अचानक सिर्फ वह और ओल्ड मास्टर शेन रह गए। जियांग जी क्या सोच रहे थे? उफ, ओल्ड मास्टर शेन, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अभी चला जाता हूँ। एक अजनबी के साथ मंडप में बैठना, और वह भी एक अस्पताल के मंडप में, उसे अजीब लग रहा था, चाहे वह इसके बारे में कुछ भी सोचता हो। रुको, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। मेरी बीमारी का इलाज करना मुख्य मुद्दा नहीं है। शेन हे ने आखिरकार बोलने से पहले वांग युदाओ को बहुत देर तक देखा। वांग युदाओ थोड़ा अचंभित, असमंजस में था। तुम्हारा इलाज करना मुख्य मुद्दा नहीं है तो क्या है? इस बूढ़े के मन में कोई अजीब विचार तो नहीं होंगे, है ना? शेन यू ने घर पर कई बार तुम्हारा जिक्र किया था, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हें नहीं पता, मेरी शेन युए घर पर रहते हुए कभी मर्दों का जिक्र नहीं करती। शेन हे ने आह भरी, उसके शब्द थोड़े झिझक भरे थे। वांग युदाओ ने शेन हे की तरफ देखा, हतप्रभ, और बिना सोचे समझे बोल पड़ा, तुम्हारा मतलब है कि उसे औरतें पसंद हैं? हालांकि जैसे ही उसने ये कहा, उसे लगा कि यह ठीक नहीं है। दूसरी ओर शेन हे ने आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा, फिर उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। तुम्हें भी इसके बारे में पता है? लगता है मेरी शेन यू के साथ तुम्हारा रिश्ता कुछ खास नहीं है। शेन हे की अजीबोगरीब निगाहों से सिहरन महसूस करते हुए वांग युदाओ 2 बार हंसा, और सोचा, मैंने तो बस यूं ही देख लिया, और तुम्हारी पोती ने मेरी गर्लफ्रेंड भी चुरा ली। क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? तारांकन, ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मेरी पोती बहुत घमंडी है। चूंकि वह अकेले ही पली बड़ी है, इसलिए उसका व्यक्तित्व थोड़ा अजीब है। वह पिछले 2 साल से विदेश में रह रही थी। जब तक वह वापस नहीं आए, मुझे इस समस्या का पता ही नहीं चला। इतने समय बाद तुम पहली इंसान हो जिसके बारे में मैंने उसे इतना बोलते सुना है। तो क्या हुआ? शेन हे की नज़रों से वांग युदाओ को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे निशाना बना रहा हो। इस एहसास से वांग युदाओ के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ये बूढ़ा इतनी शैतानी से क्यों मुस्कुरा रहा था? तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी शेन युए का पीछा कर सकोगे। तुम जैसे चाहो उसका लगातार पीछा करो, हर हथकंडा अपनाओ, और उसे मेरे लिए सीधा कर दो। शेन हे ऐसे बोला मानो उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वह किसी को चौंका न दे। वांग युदाओ ने शेन हे को आश्चर्य से देखते हुए निगल लिया। कहते हैं बुजुर्गों का दिमाग ज्यादा बंद होता है, लेकिन अब लग रहा था कि शेन हे बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बल्कि वो बहुत प्रगतिशील थे, इन बातों को जानते हुए भी। और यह बूढ़ा आदमी असल में उसे शेन युए का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, यहाँ तक कि उसे हर मुमकिन तरीका अपनाने के लिए उकसा रहा था। अरे, वो तो तुम्हारी पोती है। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मानो वांग युदाओ के चेहरे पर संदेह देखकर शेन हे मुस्कुराए, फिर बोले, चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी पोती को सीधा कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर तुम उसे बाद में छोड़ दो। बेशक, मुझे अपनी पोती पर पूरा भरोसा है, आम आदमी उसे जीतने के बाद उसे छोड़ नहीं देगा। वांग युदाओ ने निगल लिया। ये बूढ़ा आदमी उसके लिए पूरी तरह से एक जाल बिछा रहा था, और वह भी कितना आकर्षक। इसे क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ छेड़खानी की इजाज़त नहीं थी?
चिंता मत करो, मेरे साथ होने से मैं तुम्हें अपनी शेन यूए की पसंद की हर बात बता दूंगा ताकि तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़े। कैसा रहेगा? शेन ही ने एक भान उठाए, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बच्चे को गुमराह कर रहा हो। मैं और क्या कर सकता हूँ? वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया, फिर कहा, चूंकि तुमने इसे इस तरह रखा है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन क्या शेन यूए ने सचमुच उसका जिक्र कई बार किया था? वांग युदाओ को पहले तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन शेन यूए के साथ उसने जो कुछ किया था उसे सोचकर वांग युदाओ का दिल दहल गया। शेन यूए शायद उसे कोस रही थी। अच्छा, अब से तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर मैं अपनी पोती को तुम्हारे जैसे किसी को सौंप भी दूं तो भी मैं नहीं चाहता कि मेरी पोती औरतों को पसंद करे। शेन ही ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए। वांग युदाओ अवाक रह गया। मेरे जैसा कोई, उसका क्या मतलब था? क्या मेरे जैसा कोई बुरा है? मेरे जैसा कोई का मतलब है तुम्हारी पोती, जो पहले औरतों को पसंद करती थी, उसके बारे में बात करना। हालांकि अगर शेन यू को इस बारे में पता चल गया तो वह सोच रहा था कि उसके चेहरे पर कैसा भाव होगा। ठीक है, यह मामला सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच का है। अगर किसी और को पता चला तो मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा। शेन हे खड़ा हुआ और वांग युदाओ की ओर देखा। युवक, कड़ी मेहनत करो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मैं तुम्हें अभी आज का इलाज शुल्क नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी पोती को पटा सको तो इसे मेरा इनाम समझो। ये कहकर उसने वांग युदाओ के कंधे पर थपथपाया और फिर हाथ पीछे करके चला गया। वांग युदाओ ने पलकें झपकाईं, फिर मन ही मन कोसा, यह आदमी वाकई बहुत कंजूस है। अस्पताल से निकलते समय उसने शेन यू का अभिवादन किया और शेन यू ने बस एक ठंडा जवाब दिया। हालांकि वांग युदाओ समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं करता था, फिर भी वह सचमुच जानना चाहता था कि पुरुषों का पुरुषों के साथ या महिलाओं का महिलाओं के साथ कैसा होता है। लेकिन अब उसे लगा जैसे उसे एक मिशन दिया गया हो और यह बेहद मुश्किल था। शेन यू को समझाना शायद आसान नहीं होगा। हालांकि इस लड़की का फिगर अच्छा था और चेहरा भी सुंदर था। अगर उसकी यौन अभिविन्यास कोई समस्या नहीं होती तो कितना अच्छा होता अगर वह उसकी प्रेमिका बन जाती। वांग युदाओ ने यही सोचा और अस्पताल से निकलते हुए एक रास्ता ढूंढा और कार न लेकर सीधे दवा की दुकान की ओर चल पड़ा। हालांकि वहां से गुजरते हुए कैंपस क्षेत्र में वांग युदाओ ने फिर भी एक खास नज़र डाली। हालांकि वह इतने लंबे समय से स्कूल से दूर था, फिर भी हर बार जब वह स्कूल के गेट से गुजरता तो वांग युदाओ को पुरानी यादें ताज़ा हो जातीं। लेकिन यह नज़र महत्वपूर्ण थी। स्कूल के गेट के बगल वाली गली में एक लंबी दुबली पतली लड़की कई लड़कों से घिरी हुई थी। लड़की का चेहरा साफ था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से चमक रही थीं। बचाओ, तुम क्या करना चाहती हो? लड़की कदम दर कदम पीछे हटती हुई एक कोने में धंस गई। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दिन के उजाले में ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब उसने लड़की का चेहरा साफ देखा तो वह और भी हैरान हो गया। यान किंग। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। ये वही यान किंग लग रही थी जिसे किनलैन उस दिन एक छोटी सी सभा में साथ लेकर आई थी। यान किंग कैसे निशाना बन सकती थी? यह असहनीय था। जू कियांग को यान किंग का अच्छा अंदाजा था। अगर जू कियांग ये स्थिति देखता तो शायद वह क्यूई पर भड़क उठता। यान किंग घबराई हुई थी, उसके हाथ धीरे से उसकी छाती को ढंक रहे थे। किसी दुष्ट हाथ का सामना कर रही महिला के लिए यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, कुछ असहाय फिर भी आकर्षक रूप से नाजुक। यान किंग के चारों ओर 4 भड़कीले कपड़े पहने लड़के उसे घेरे हुए थे। उनकी मुस्कान कुछ हद तक बेपरवाह थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि आसपास खड़े कुछ लोग बस उसकी मदद कर रहे थे, उसे भागने से रोकने के लिए। एक आदमी के हाथ जेबों में थे, उसके चेहरे पर एक स्वघोषित सुंदर भाव था और जैसे ही वह लड़की के पास पहुंचा उसने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बस रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया अपनी उपस्थिति से मेरा सम्मान करो। उसे रात के खाने पर आमंत्रित करो। क्या किसी को रात के खाने पर ऐसे ही आमंत्रित किया जाता है? उसका हाथ लगभग उसके शरीर पर था। यान किंग के गाल थोड़े लाल थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि वह बहुत गुस्से में थी। वह खुद को संभालती हुई लग रही थी। उसका हमेशा का सौम्य व्यवहार तुरंत एक उग्र भाव में बदल गया। उसकी 2 गहरी आंखें सामने वाले व्यक्ति को खतरनाक नजरों से घूर रही थीं और उसने कमजोरी से अपनी मुट्ठी हिलाते हुए कहा, तुम लोग मुझसे दूर रहो। मैं आत्मरक्षा जानती हूँ। दुर्भाग्य से उसे नहीं पता था कि इस बनावटी भाव से उसका आकर्षण और बढ़ गया है। आखिरकार वह एक लड़की थी, वह किसी पुरुष के दिल को कैसे समझ सकती थी? उसके नाजुक रूप रंग के साथ कोई भी सामान्य पुरुष मोहित हो जाता। वांग युदाओ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, बस व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे पाया। तुम्हारा इरादा उन्हें डराने का था, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं था कि तुम्हारी हरकतें उन्हें साफ तौर पर लुभा रही थीं। ये देखकर कि उसकी डराने वाली तरकीबें बेअसर साबित हो रही थीं, लड़की ने अपने दांत भींच लिए और अचानक अपने सामने वाले लड़के को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया।
उसके उठे हुए पैर की हरकत वाकई किसी मार्शल आर्टिस्ट जैसी थी। दुर्भाग्य से लड़का साफ तौर पर खिलवाड़ करने लायक नहीं था। एक गोरा कोमल पैर अपनी ओर आते देख उसने रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। यान किंग अब पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए उसने एक हाथ सीधे उस आदमी की गर्दन की ओर बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य से जिस हाथ ने उसके पैर को रोका था वह अचानक बाघ के पंजे की तरह बाहर निकला और यान किंग के टखने को जकड़ लिया। दाहिना पैर फंसने से यान किंग के हाव भाव बदल गए और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अगर उसके पीछे जगह होती तो वह पीछे हट सकती थी, लेकिन इस हालत में वह बस दीवार का सहारा लेकर अपने पैर को पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिलना डुलना नामुमकिन था। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ धीरे धीरे उसकी पिंडली की तरफ बढ़ रहा था। इस हरकत से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और एक पल के लिए वह अपना संयम खो बैठी। उसका बायां पैर लड़खड़ाने लगा और वह गिरने ही वाली थी। लड़का इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान तैर गई और उसने अपना बायां हाथ फैलाया, लड़की की पतली कमर को थामने ही वाला था। लेकिन तभी दोनों के बीच अचानक एक आकृति प्रकट हुई। लड़की, जो पहले लड़के की तरफ गिर रही थी, उसे भी किसी ने पकड़ लिया। माफ करना, मुझमें एक कमी है, जब मैं किसी को गिरते हुए देखती हूँ तो मैं उसे उठाने से खुद को रोक नहीं पाती। इस साल मैंने कितनी ही दादियों को सड़क पार करने में मदद की है। वांग युदाओ ने यान किंग का साथ दिया, किसी बदमाश की तरह बर्ताव नहीं किया। आखिरकार वह एक ऐसी लड़की थी जिसमें उसके अच्छे दोस्त की दिलचस्पी थी। उस लड़के की तरफ देखते हुए जो अभी भी लड़की का टखना पकड़े हुए था, वांग युदाओ हल्के से मुस्कुराया और पाह की आवाज़ के साथ लड़के के हाथ पर थपकी दी। तुरंत लड़के का चेहरा एकदम बदल गया। उसके हाथ पर एक लाल हाथ का निशान दिखाई दिया। सिर्फ वही जिसे मारा गया था उस चुभने वाले दर्द को महसूस कर सकता था। उसका हाथ बिजली के झटके की तरह पीछे हट गया और लड़की का पैर आखिरकार आज़ाद हो गया। कुछ पल की स्तब्धता के बाद वह जल्दी से वांग युदाओ से दूर हो गई। लेकिन जब उसने उस नवागंतुक का चेहरा साफ देखा तो वह आश्चर्य से बोली, ये तुम हो? जाहिर है यह मैं ही हूँ। वांग युदाओ ने अपने हाथ फैला दिए। उसे प्रवेश द्वार पर यान किंग से मिलने की उम्मीद नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि यान किंग अंदर मौजूद लोगों में से एक होगी। बच्चे, क्या तुम जीने से थक गए हो? इस जवान मालिक के काम में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़के का चेहरा कुछ उदास था। उसने अपनी बांह पकड़ ली, उस पर जलन उसे बहुत बेचैन कर रही थी। हालांकि वह बस मार से लाल हो गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस नाजुक से दिखने वाले लड़के में इतनी ताकत हो सकती है। वांग युदाओ ने अपनी नज़र यान किंग से हटाकर लड़के के चेहरे पर डाली। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा था। ये दूसरी पीढ़ी के अमीर लोग कानूनविहीन थे। हालांकि यह थोड़ा अमीर विरोधी लग सकता है, लेकिन वह ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वह उसे थोड़ा रंग न दिखाए तो उसे सचमुच दुनिया धूसर ही लगेगी। उस आदमी को देखकर जो उसे भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा था, वांग युदाओ ने जरा भी परवाह न करते हुए उपहास किया। ऐसे लोग जिन्होंने कभी असफलता का अनुभव नहीं किया, स्वाभाविक रूप से इतने कानूनविहीन होंगे। उस आदमी ने उसकी बांह कसकर पकड़ ली। जैसे ही जलन थोड़ी कम हुई, उसने अपने बगल में खड़े लोगों को इशारा किया और उनमें से दो ने तुरंत घूंसे बरसा दिए। वह इस अचानक आए नए व्यक्ति की गहराई को परखना चाहता था। वांग युदाओ ने ये सारी छोटी छोटी हरकतें देखीं। वह हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसके पीछे खड़ी लड़की चिल्लाई, तुम्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए। उसका नाम हू तियान है और उसके पिता जायज़ और नाजायज़ दोनों दुनियाओं में प्रभावशाली हैं। अब जब तुमने ऐसा कर ही दिया है तो वह तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। यान किंग द्वारा याद दिलाए जाने पर वांग युदाओ शांति से मुस्कुराया। मैं जा रहा हूँ। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? सिर हिलाते हुए वांग युदाओ की आंखें अचानक तेज हो गईं। दोनों आदमी पहले ही अपनी मुट्ठियां भींच चुके थे और उनकी मुट्ठियां वांग युदाओ पर पड़ने ही वाली थीं। यान किंग थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर पिछली बार में जो हुआ था उसे सोचकर उसका दिल शांत हो गया। और पल भर में दो चीखें सुनाई दी। उसके बाद दो धमाके हुए जब लाशें जमीन पर गिरीं। वांग युदाओ अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन जो दो लोग उसकी ओर दौड़े थे, मुंह मारने के लिए तैयार, अब 1 मीटर से भी ज्यादा दूर पड़े थे। दोनों झींगे की तरह सिकुड़े हुए, पेट पकड़े हुए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मेरे सामने घमंडी व्यवहार करते हैं। दोनों आदमियों को लात मारकर दूर भगाने के बाद वांग युदाओ ने दूसरों की हैरानी भरी निगाहों को नजरअंदाज किया और कुछ कदम चलकर थोड़े से खुले हुए हू तियान के सामने खड़ा हो गया। फिर उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। छींटे! ये तीखी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। जबरदस्त जोर के कारण हू तियान लड़खड़ा गया और वांग युदाओ ने उसे लगभग पीछे की ओर धकेल दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाएं गाल पर तेज धूप में 5 स्पष्ट हाथों के निशान असाधारण रूप से स्पष्ट थे। हू तियान का मन मचल रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे मारा गया था और अपमान का एहसास उसके दिल में गहराई तक उतर गया, जैसे समुद्र में पानी गिर रहा हो।
उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, दांत पीस लिए और वांग युदाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों से आग की लपटें फूटने वाली थीं। यान किंग ने आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा। पिछली बार जब वांग युदाओ ने कोई चाल चली थी तो वह बहुत तेज थी और क्योंकि बार थोड़ा धुंधला था इसलिए वे उसे साफ नहीं देख पाए थे। अब ऐसा लग रहा था कि यह कोई चाल नहीं बल्कि पूरी ताकत का दमन था। युवा गुरु, जिन दो लड़कों ने कोई चाल नहीं चली थी वे स्थिति देखकर हुतियान के पास दौड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अभी भी नहीं जा रहे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दाहिने गाल पर भी मारूं? हुतियान की निगाहें देखकर वांग युदाओ को कैसे पता नहीं चला कि वह क्या सोच रहा था। बदला, बेहतर होगा कि तुम इसे बचा लो। हुतियान दांत पीसते हुए खड़ा हो गया और अपने बगल में खड़े दो लोगों को घूरने लगा। वह कुछ कदम पीछे हटा और वांग युदाओ की तरफ देखा। तुम बस मेरा इंतजार करो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वांग युदाओ ने हुतियान को भीड़ से बाहर निकलते देखा लेकिन उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने मुड़कर यान किंग की तरफ देखा जो अभी भी थोड़ी हतप्रभ थी और मुस्कुराए, ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। यान किंग आखिरकार होश में आए लेकिन जल्दी से बोली, ओह ठीक है, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? कौन सा एहसान? वांग युदाओ मुड़ा और उत्सुकता से यान किंग की तरफ देखा। हमारे कुंफू क्लब को एक प्रतियोगिता में भाग लेने में मदद करो, इसमें तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लगेगा। यान किंग आशान्वित दिख रही थी। दरअसल उसे इस मामले को संभालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आखिरकार वह क्लब की सदस्य थी और अध्यक्ष पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर चिंतित थे। मैं क्लब प्रतियोगिताओं में भाग लूं? वांग युदाओ ने आश्चर्य से अपना चेहरा दिखाते हुए खुद की ओर इशारा किया। हाँ, हम कुंफू क्लब हैं और कुछ ही दिनों में हम दूसरे क्लबों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम बाहरी मदद भी बुला सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। यान किंग ने वांग युदाओ को बहुत गंभीरता से देखा। वांग युदाओ ने गुनगुनाया, कोई आश्चर्य नहीं कि जब यान किंग ने पहले कोई कदम उठाया था तो उसमें एक खास स्वाद था। हालांकि इस तरह की बात समझ से बाहर नहीं थी। आखिरकार उसने हाल ही में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और स्कूलों में तथाकथित क्लब संस्कृति शायद हर स्कूल में एक जैसी ही होती है। लेकिन वांग युदाओ ने यान किंग को देखा, बहुत देर तक हिचकिचाया और फिर कहा, झू कियांग मेरी अच्छी दोस्त है, तुम दोनों हम डेटिंग कर रहे हैं। यान किंग के गाल हल्के लाल हो गए थे। उसे साफ समझ आ गया था कि वांग युदाओ क्या कहना चाह रहे थे। चिंता मत करो, झू कियांग भी वहां होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। वांग युदाओ ने राहत की सांस ली। चूंकि यान किंग ही वह थी जिसे झू कियांग पसंद करता था, इसलिए वह यान किंग के साथ अकेले नहीं रहना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जिससे झू कियांग के साथ उसके रिश्ते में खटास आए। वह ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। झू कियांग असल में डेटिंग कर रही है। हाँ, वांग युदाओ हंसता रहा। इस रफ्तार को देखते हुए शायद दोनों के रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्थापित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे झू कियांग के लिए एक बड़े तोहफे के बारे में सोचना था। यान किंग को अलविदा कहने के बाद वांग युदाओ जल्दी से दवा की दुकान की ओर चल पड़ा। हालांकि दवा की दुकान के रास्ते में ही वांग चेंगकाई का फोन आया और यह अच्छी खबर थी। क्या हमें एक अपार्टमेंट मिल सकता है? इतनी जल्दी? सच कहूं तो वांग युदाओ को वांग परिवार से इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन पहले वांग चेंगकाई ने सिर्फ इतना कहा था कि वांग परिवार को यहाँ एक हिस्सा मिलेगा और अब वे वूमीजी के बदले में एक अपार्टमेंट दे सकते हैं। ये तो स्वाभाविक है, हमारा वांग परिवार काम में कुशलता को महत्व देता है। हालांकि वह वांग चेंगकाई के हाव भाव नहीं देख पा रहा था, लेकिन वांग युदाओ जानता था कि यह आदमी जरूर पैर क्रॉस करके बैठा होगा और उसके चेहरे पर एक घमंडी, मैं कमाल हूँ, आओ मेरी पूजा करो वाली भावभंगिमा थी जो बस पिटाई की मांग कर रही थी। ठीक है, फिर भी शुक्रिया। अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। मैं तब कॉन्ट्रैक्ट लेकर आऊँगा और तुम बस वूमीजी से उस पर साइन करवा लेना। फिर स्टोर की लोकेशन बदल जाएगी। मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट और एक स्टोरफ्रंट दे दूंगा, बुरा सौदा नहीं है ना? वांग युदाओ अवाक रह गया। उसे इस तरह की चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सौदा सही है या नहीं। लेकिन चूंकि वूमीजी अपनी दुकान चला सकती थी और अब उसका अपना अपार्टमेंट भी था, तो स्वाभाविक रूप से हालात काफ़ी बेहतर थे। वांग चेंगकाई का फोन काटने के बाद वांग युदाओ ने राहत की सांस ली। वूमीजी की चिंताएं आखिरकार दूर हो गईं और जैसे ही वांग युदाओ आराम से दवा की दुकान की ओर लौट रहा था, अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। दूर एक कार का हॉर्न लगातार बज रहा था। वांग युदाओ ने देखा तो वह सचमुच चौंक गया। कार के सामने लगभग 3-4 साल का एक छोटा लड़का स्तब्ध खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह पूरी तरह से डरा हुआ लग रहा था। दूर एक बूढ़ी दादी घबराई हुई लड़के की ओर दौड़ी। अभी अभी जो चीख निकली थी वह उन्हीं की थी। ड्राइवर भी हॉर्न बजा रहा था। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ब्रेक में कोई समस्या है।
वांग युदाओ ने देर नहीं की। इस समय उसके पैर स्प्रिंग जैसे थे। वह पागल सांड की तरह दौड़ा, एक झटके में अपनी जगह से गायब हो गया और जल्दी से उस छोटे लड़के के पास पहुंच गया। जैसे ही कार तेजी से गुजरी, उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे रेलिंग से टकरा गई। उसकी गोद में मौजूद लड़के का मुंह खुला का खुला रह गया था, वह पूरी तरह से स्तब्ध था। तभी बूढ़ी दादी भी दौड़कर आई और झट से बच्चे को वांग युदाओ की गोद से ले लिया। उन्होंने बच्चे को हर जगह छुआ, उनका चेहरा आंसुओं से भरा था। वह साफ तौर पर बहुत डरी हुई थीं। ये देखकर वांग युदाओ बस आह भर सके। बाहर की दुनिया पहले से ही काफी खतरनाक थी। व्यस्त सड़क पर कभी कभी बड़े भी अचानक आती गाड़ियों पर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी समय बूढ़ी दादी भी होश में आईं। उन्होंने आखिरकार पुष्टि की कि उनका पोता ठीक है। उन्होंने बच्चे की पीठ थपथपाई, फिर वांग युदाओ की ओर देखा और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो मेरा जुजी। वांग युदाओ ने जल्दी से हाथ हिलाया। ऐसी चीजें, अगर कोई भी इंसानियत से भरा हुआ हो तो मदद जरूर करेगा, और उनके लिए ये बस एक छोटा सा प्रयास था। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। मेरी गाड़ी में एक समस्या थी, अगर तुम ना होते। उद्धरण चिन्ह। तभी ड्राइवर भी गाड़ी से उतरा, जल्दी से वांग युदाओ के पास गया, दादी और पोते से माफी मांगी और मुआवजा देने की पेशकश की। बोलते हुए उस आदमी ने वांग युदाओ की तरफ देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। उसने पहले कभी नहीं देखा था कि वांग युदाओ उसकी गाड़ी से कितनी दूर है, लेकिन उसे यकीन था कि यह आदमी बहुत तेज है। क्योंकि जब वांग युदाओ ने बच्चे को उठाया तो उसे बस एक धुंधली सी चीज दिखाई दी और गाड़ी के सामने वाला बच्चा गायब हो गया था। इसलिए उसे यकीन था कि बचाव के लिए आया ये युवक बिल्कुल भी साधारण नहीं था। तुम्हें भविष्य में अपनी गाड़ी की नियमित जांच जरूर करनी चाहिए। अगर अगली बार यही स्थिति दोबारा हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। वांग युदाओ ने उस आदमी की तरफ देखा। वह आदमी भी काफी मोटा था, चश्मा पहने हुए था, लेकिन वह सच में मोटा था, वांग युदाओ जैसा नहीं। और जिस कार को वह आदमी चला रहा था वह सस्ती नहीं थी। साफ था कि यह आदमी शायद कोई मामूली छोटा मोटा व्यापारी या कुछ और नहीं था। हाँ, मुझे बहुत अफसोस है, क्या मैं आप सबको खाना खिला दूं? चश्मा पहने मोटे आदमी ने वांग युदाओ की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं, मैं घर जा रहा था। मेरा बच्चा चौंक गया था, इसलिए मुझे पहले वापस जाना होगा। बुजुर्ग महिला ने अपना सिर हिलाया, बच्चे के गाल पर हाथ फेरते हुए, जाहिर है अभी भी थोड़ा सहमी हुई। फिर उसने वांग युदाओ से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? मैं किसी और दिन जरूर शुक्रिया अदा करूंगी। अरे कोई ज़रूरत नहीं, यह एक छोटी सी बात है और मेरे पास फ़ोन नहीं है, वांग युदाओ ने अजीब तरह से कहा। वांग युदाओ की बातें सुनकर उसने सोचा कि वांग युदाओ नहीं चाहता कि वह उसे धन्यवाद दे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? मेरा नाम वांग युदाओ है। तुम्हें जल्दी से अपने बच्चे को घर ले जाना चाहिए। ओह ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बुढ़िया ने वांग युदाओ से कहा और फिर बच्चे को लेकर जल्दी से चली गई। इस समय मोटा आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, बस वांग युदाओ को घूर रहा था। क्या देख रहे हो? क्या तुम तो ट्रक नहीं बुलाओगे? इनलैंड सैमोहंग कैसा रहेगा? मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए वांग युदाओ की तरफ देखा, उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। ये सुनकर वांग युदाओ ने सचमुच इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने इस आदमी को बाईं और दाईं तरफ देखा, सच कहूं तो उसमें सचमुच कुछ वैसा ही जोश था। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे मुख्य सड़क पर और यहाँ तक कि इनलैंड सैमोहंग में भी ऐसी किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। धिक्कार है, तुम मुझे मोटा कह रहे हो, और क्या तुम में इतनी ताकत भी है? सच कहूं तो वांग युदाओ जैसे व्यक्ति का भी स्टार बनने का सपना होता है। आओ, यह मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना याद रखना। 200 वर्ग मीटर का, दोहरी परत वाला। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। वाकई काई में दूसरी पीढ़ी के अमीर उत्तराधिकारी के गुण लगभग न के बराबर थे। वैसे हालांकि उसने कहा था कि वहां के सभी घरों का नवीनीकरण हो चुका है, कुछ चीज़ों को ज़रूर दोबारा बनाना होगा। मुझे लगता है कि आपको इसमें किसी की मदद लेनी चाहिए। और जैसा उसने कहा, घर थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप कुछ समय के लिए अपने साथ रहने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं ताकि कमरों में थोड़ी क्यूई आ सके। एक बहुत बड़ा घर, भले ही उसका नवीनीकरण किया गया हो, अगर उसमें कोई नहीं रहा है तो वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। अब केवल वुमीजी और जियाओलिंग हैं, एक बड़ा और एक छोटा, 200 वर्ग मीटर के घर में रह रहे हैं, यह शायद मुश्किल होने वाला है। मैं समझ गया। वुमीजी ने सिर हिलाया, लेकिन फिर वांग युदाओ की ओर देखा और शांति से कहा, यहाँ की दुकान शायद अब और नहीं चल सकती। फिर तुम हमारे साथ रह सकते हो। वुमीजी की बात खत्म होने के बाद वह मुनी और चली गई। हालांकि वांग युदाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वुमीजी के पीछे हटते हुए रूप को गहराई से देखा। उसके दिल में भी छोटे छोटे विचार उमड़ पड़े।
हालांकि उसके बाद की घटनाओं ने वांग युदाओ को सचमुच लंबे समय तक उदास कर दिया। सच कहूं तो अगर वांग युदाओ को पता होता कि वू मीजी ने उनके साथ रहने के लिए जो व्यक्ति ढूंढा है वह जोऊ क्यानरोंग है, तो वह वू मीजी को पहले वाला सुझाव कभी नहीं देता। और जब वह उत्साह से अपना सामान वू मीजी के नए घर ले गया और उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया था, तो वह पूरी तरह से टूट गया। तुम यहाँ क्यों हो? जोऊ क्यानरोंग को देखते हुए, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, रास्ते में वांग युदाओ के सारे सोचे समझे विचार ठंडे पानी की बाल्टी की वजह से बुझ गए और वह डूबे हुए चूहे की तरह भीग गया। क्या मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? यह मेरी मौसी का घर है, मुझे आकर मदद करनी ही होगी ताकि कुछ लोग अनजानी बुरी हरकतें न कर सकें। जोऊ क्यानरोंग ने नाक भान से कुड़ी, फिर मुड़कर चला गया। चाहे ये कोई भ्रम था या कुछ और, जोऊ क्यानरोंग आज उसे बहुत अलग लगा। अंदर आओ। जोऊ क्यानरोंग स्वाभाविक रूप से वांग युदाओ के आने के बारे में जानती थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि वांग युदाओ आ रहे हैं, इसलिए जब वू मीजी ने इसका जिक्र किया तो वह स्वेच्छा से आकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। आखिरकार यह एक गृह प्रवेश समारोह था और इतने बड़े घर में कम से कम 5 कमरे थे जिनमें लोग सो सकते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काई क्या सोच रहा होगा, कि वू मीजी की इतनी बड़ी मंजिल की भरपाई के लिए वह क्या सोच रहा होगा। वांग युदाओ इस मामले में अपनी नियति को स्वीकार ही कर सकता था। उसने अपना सिर नीचे किया और अपना सारा सामान अंदर रख दिया। बेशक वहां ज्यादा सामान नहीं था, बस एक बक्सा और एक थैला। आखिरकार वह एक पुरुष था, कोई महिला नहीं जिसकी हर मोड़ पर कपड़ों से भरी कई अलमारियां हों। वांग युदाओ का कमरा सबसे पूर्व दिशा में था, जबकि वू मीजी और जोऊ क्यानरोंग के कमरे पश्चिम दिशा में थे। जोऊ क्यानरोंग के अनुसार इरादा वांग युदाओ से एक निश्चित दूरी बनाए रखने का था। वांग युदाओ इस बारे में कुछ नहीं कह सका। खैर, जब तक वे साथ रहेंगे भविष्य में उसे खाने के लिए जरूर अच्छा खाना मिलेगा। अगली सुबह वांग युदाओ नीचे चला गया। हालांकि वू मीजी ने कहा था कि वह नाश्ता बनाएगी, लेकिन वह कोई नानी नहीं थी, इसलिए उसके लिए हर सुबह नाश्ता बनाना नामुमकिन था। इसके अलावा यह उसके लिए सचमुच थोड़ा थका देने वाला था। वह अपना चेहरा धोने के लिए शौचालय गया, सांस छोड़ी, और जब उसने मुड़कर देखा तो वांग युदाओ ने जोऊ क्यानरोंग को शौचालय के दरवाजे पर खड़ा देखा, उसे देख रहा था। इस मायावी जोऊ क्यानरोंग ने वांग युदाओ को चौंका दिया। उसने उसकी तरफ देखा, रैक पर टंगा तौलिया उठाकर अपना चेहरा पोंछा और सीधा शौचालय से बाहर चला गया। अभी 6 बजकर कुछ ही मिनट हुए थे। चून की दुकान अस्थायी रूप से बंद हो गई थी। वांग युदाओ अब मूल रूप से बेरोजगार था। हालांकि चून की उसे जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए अगर वह काम न भी कर रहा हो तो भी वह आदतन जल्दी उठता था। काई ने जिस घर को चुना था उसके आसपास का इलाका बहुत सुविधाजनक था, जहां कई जगहों पर नाश्ता मिलता था। वांग युदाओ नीचे गया और सुबह की चाय खरीदी, लेकिन जैसे ही वह सामान खरीद कर ऊपर जाने वाला था, वांग युदाओ की नज़रों में अचानक एक लंबा जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई दिया। और जब उसने उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखा तो वह और भी हैरान हो गया। शेन युए अपनी कार के पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर कुछ भाव थे। वह आज वांग युदाओ को ढूंढने के लिए सुबह जल्दी उठी थी और वह जानती थी कि वांग युदाओ कहाँ काम करता है। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे हैरानी हुई। दुकान के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि दुकान अस्थायी रूप से बंद है, और वह कल से ही बंद थी। इससे शेन युए थोड़ी चिंतित हो गई। हालांकि अगर उसके कार्यस्थल पर कोई नहीं था तो भी वह उसे ढूंढ सकती थी। इसलिए वापस गाड़ी चलाकर उसने नाश्ता खरीदने और फिर लगभग 7 बजे वांग युदाओ को फ़ोन करने की योजना बनाई, क्योंकि अब बहुत जल्दी थी। लेकिन जब उसने नाश्ता खरीदने के लिए अपनी कार रोकी तो अचानक उसने वांग युदाओ को पास ही खड़ा देखा, जिसे देखकर वह पूरी तरह से दंग रह गई। तुम यहाँ क्यों हो? शेन युए ने वांग युदाओ को देखा और उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। फिर वह जल्दी से वहां चली गई। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? वांग युदाओ ने शेन युए को अजीब नज़रों से देखा। वह असल में शेन युए से पूछना चाहता था कि वह यहाँ क्यों है। सुबह का समय था, घर पर चैन की नींद सोने और काम पर जाने का इंतजार करने के बजाय वह गाड़ी क्यों चला रही थी? शेन युए के चेहरे पर एक अजीब सी नज़र आ गई। उसने देखा कि वांग युदाओ नाश्ता खरीदने ही वाली थी और तुरंत बोली, चलो साथ में खाते हैं। इतना कहने के बाद उसने वांग युदाओ के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे बगल वाली वॉन्टन की दुकान में चली गई। वांग युदाओ ने अपना मुंह खोला, लेकिन आखिरकार उसने उसके पीछे चलने का फैसला किया। 2 कटोरी वॉन्टन, शेन युए ने खाना बनाने वाली आंटी से कहा, फिर वांग युदाओ को गौर से देखा। पिछली बार मेरे बुजुर्ग का इलाज करने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस बार मेरे बुजुर्ग थोड़े ज्यादा गंभीर लग रहे हैं और उन्होंने खास तौर पर कहा था कि मुझे तुम्हें अपने घर उनसे मिलने जरूर ले जाना चाहिए। वांग युदाओ पानी पीते ही लगभग दम घुटने से मर गया। क्या हुआ? शेन युए ने वांग युदाओ को अजीब नजरों से देखा। अरे कुछ नहीं, वांग युदाओ ने अपना मुंह पोंछा।
उसे उस दिन मंडप में शेनहे से कही गई बात याद आए और उसे यह बात थोड़ी मज़ेदार लगी। उसका बुजुर्ग ज़रूर बीमार था, लेकिन उसकी वजह से ही वह बीमार था। जाहिर है, उसे लगातार उसकी चिंता सताती रही थी, इसलिए उसे हल्का अवसाद हो गया था। अब यह अच्छी बात थी कि पिछली बार हामी भरने के बावजूद उसने कोई कार्रवाई नहीं की और बुजुर्ग शायद अधीर रहा होगा, इसलिए उसने ये तरीका सोचा। शेन यू, ओह शेन यू, तुम कितनी मूर्ख हो कि तुम अभी भी अपने बूढ़े पिता के इरादे नहीं समझ पा रही हो। तुम यहीं रहती हो। वांग युदाओ को अचानक कुछ एहसास हुआ और फिर उसने शेन युदाओ को अजीब नज़रों से देखा। शेन युदाओ ने सिर हिलाया और फिर बताया कि वह कहाँ रहती है। वांग युदाओ ने भी राहत की सांस ली। हालांकि वह अपेक्षाकृत पास था, लेकिन वह वही समुदाय नहीं था। फिर भी इस तरह यह बहुत बेहतर था। बूढ़े शेनहे के व्यवहार को देखते हुए वह चाहते थे कि मैं हर दिन उनके घर जाऊं। ठीक है, मैं समझ गया। खाना खत्म करने के बाद मैं चला जाऊं। वांग युदाओ ने हिचकिचाते हुए पूछा। शेन युए बहुत देर तक हिचकिचाई, फिर अपना सिर हिलाया। चलो, सुबह ऐसा नहीं करते। मैं तुम्हें तब फोन करूंगी। उसकी आंखें चमक उठीं। वह जमीन पर पड़े टुकड़ों की परवाह किए बिना 3 कदम तेजी से हुतियान के पास दौड़ा और जल्दी से अपना सिर नीचे करते हुए बोला, युवा गुरु, मुझे पता चल गया है। इस व्यक्ति का नाम वांग युदाओ है। हुतियान का चेहरा गंभीर था, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं, फिर उसने उन्हें मेज पर पटक दिया। वांग युदाओ। उसकी आंखों से आग सी निकल रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या उसका कोई बैकग्राउंड है? एक बड़े बॉस का बेटा होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह किसके साथ पंगा ले सकता है और किसके साथ नहीं। कुछ करने से पहले बैकग्राउंड जांचना उसकी आदत थी, और यह एक सुनहरा नियम भी था जो उसके बुजुर्ग ने उसे हमेशा सिखाया था। दुबले पतले आदमी ने कहा, नहीं, वह तो बस एक साधारण इंसान है। वह तो एक दवाखाना क्लर्क है। बस एक साधारण इंसान। हुतियान थोड़ा चौंका, लेकिन उसके चेहरे पर एक निर्दयी भाव उभर आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह तो बस एक क्लर्क है जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। क्या मैं, हुतियान, इतना कमज़ोर हूँ? कोई मामूली इंसान भी मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं करता। वह कहाँ रहता है? क्या तुम्हें मिल गया? मिल गया? अच्छा, 1 दर्जन लोगों को ले जाओ और उस रास्ते पर उसका इंतज़ार करो जिससे उसे घर जाना है। उसने मुझे 2 बार मारा है, इसलिए मुझे उसकी 2 उंगलियां चाहिए। फिर उसे एक बोरे में बंद करके समुद्र में फेंक दो। वह बचेगा या नहीं, यह उसकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। हुतियान की आंखें ठंड से भर गईं। जिस व्यक्ति ने उसे मारा था, वह इतनी शांति से कैसे रह सकता है? हुतियान की बातें सुनकर कमरे में मौजूद कुछ लोगों को तुरंत ठंडक महसूस हुई। बिल्कुल, जैसा बाप वैसा बेटा। हुतियान का बूढ़ा आदमी निर्दयी था और हुतियान भी उतना ही निर्दयी था। इस बीच वांग युदाओ को पता ही नहीं था कि उसे पहले से ही निशाना बनाया जा रहा है। दोपहर के समय जो क्यानरोंग ने वांग युदाओ को एक बार फिर किराने की खरीदारी करने के लिए मजबूर किया। एक वयस्क व्यक्ति जो हर बार बाहर जाते समय एक टोकरी लेकर जाता था। वांग युदाओ खुद थोड़ा अवाक महसूस कर रहा था, खासकर जब घर पर 2 औरतें थीं। आह, मैं अब और नहीं खेलूंगा। ये कमबख्त वांग युदाओ अभी तक वापस नहीं आया। क्या यह मुझे भूखा मारने की कोशिश कर रहा है? जो क्यानरोंग का दरवाज़ा बंद नहीं था और अंदर से सारी आवाज़ें बाहर आ रही थीं। ये स्पष्ट था कि वह फिर से खेल खेल रही थी। वांग युदाओ ने चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया और अचानक वो मीज़ी से टकरा गई जो अपने कमरे से बाहर आ रही थी। वो मीज़ी ने वांग युदाओ के सतर्क व्यवहार को देखा और अचानक हंसने लगी। बहन, वो आप किस बात पर हंस रही हैं? वो मीज़ी का दरवाज़ा जो क्यानरोंग के दरवाजे के ठीक सामने था। जो क्यानरोंग ने वो मीज़ी को साफ देखा और अगले ही पल जो क्यानरोंग एक छोटा सा अंगिया पहने हुए बाहर चली गई। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। जाहिर है, वह या तो खेल हारने से परेशान थी या फिर इस बात से कि वांग युदाओ अभी तक वापस नहीं आया। वांग युदाओ बेबस लग रहा था। आवाज़ सुनकर वह रसोई में भागने ही वाला था कि जो क्यानरोंग की तेज़ आवाज़ गूंजी, ओह तुम वांग युदाओ, तुम वापस आ गए और तुम्हारी आवाज़ तक नहीं निकली। क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? जल्दी करो और हमारे लिए खाना बनाओ, मैं भूख से मर रही हूँ। जो क्यानरोंग सोफे पर बैठ गई। उसका छोटा अंगिया मुश्किल से उसकी जांघों को ढक रहा था और इतनी सहजता से बैठा था कि वांग युदाओ के कोण से उसे जो क्यानरोंग की पैंटी भी दिखाई दे रही थी। उसने निगल लिया, अपने दिल में उमड़ते आवेग को बलपूर्वक दबाते हुए। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वह सचमुच जवान और ऊर्जावान था। ऐसी स्थिति में बस एक नज़र असहनीय थी। हालांकि ये जंगली घोड़ा जो क्यानरोंग उसके जैसा नहीं था। वो मीज़ी ने वांग युदाओ के हाव भाव देखे और चुपके से मुस्कुराया, मुझे मदद करने दो। ठीक है। वांग युदाओ पहले सोच रहा था कि अपने हाथ में सलाद कैसे पकाए, लेकिन अब जब वो मीज़ी ने पेशकश की तो ये बहुत आसान हो गया। और इतनी खूबसूरत महिला का उसके साथ खाना बनाना, यह एहसास खास तौर पर बहुत अच्छा था।
बहन वूमीजी, आप तो उसे बिगाड़ ही देती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि वह फिर कभी खाना नहीं बनाएगा। जो क्यानरोंग चिढ़ गया और गुस्से से तकिया सोफे पर फेंक दिया। वांग युदाओ ने जो क्यानरोंग की जरा भी परवाह नहीं की। वूमीजी की ओर देखते हुए, जिसने पहले ही एप्रन पहन लिया था, उसने जल्दी से सारी सब्जियां कटिंग बोर्ड पर रख दी। मैंने तो बस थोड़ा सा सलाद खरीदा है, इसलिए मैं बस 2 व्यंजन ही तलूंगा। बाकी तो पहले से बने हुए हैं। अरे, तुमने पहले से बने हुए खरीदे हैं? इतना फिजूल खर्ची क्यों? आगे से ताज़ी सब्जियां खरीद कर खुद ही पका लेना। बाहर का खाना पौष्टिक नहीं होता। वूमीजी थोड़ा स्तब्ध रह गया, उसने वांग युदाओ को अजीब नज़रों से देखा। वांग युदाओ शर्मिंदा लग रहा था, उसे ये सब कैसे पता होगा? और अगर वह उन्हें वापस भी ले आए, तो क्या वह कच्चे को पके हुए में बदल सकता है? पिछली बार बस थोड़ी सी मदद करने में उसने कई प्लेटें तोड़ दी थीं। अगर वह सब्जियां तल रहा होता तो क्या वह बर्तन को उड़ा नहीं देता? वूमीजी ने वांग युदाओ की तरफ देखा और काफी देर बाद उसने कई प्लेटें निकाली और वांग युदाओ द्वारा लाए गए पके हुए व्यंजनों को करीने से सजा दिया। फिर उसने सलाद के पत्ते धोने के लिए उठाए और वांग युदाओ को वहीं खड़ा छोड़ दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लो, तुम इन्हें निकालो, बाकी मैं कर दूंगा। वूमीजी ने सब्जियां धोते हुए वांग युदाओ की तरफ देखते हुए और कटिंग बोर्ड पर रखी प्लेटों की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, वांग युदाओ ने जल्दी से सिर हिलाया। ये दृश्य जाना पहचाना सा लगा। प्लेटें रसोई से बाहर ले जाते हुए खाने की मेज तक पहुंचने से पहले ही जो क्यानरोंग तुरंत उठ खड़ी हुई, उसकी नाक थोड़ी सी सिकुड़ी और उसने तुरंत भौहें चढ़ाईं। क्या ये ताज़ा तले हुए तो नहीं हैं? खाओ या मत खाओ, ये तुम पर निर्भर है। प्लेटें नीचे रखते हुए वांग युदाओ का चेहरा सख्त हो गया और उसने इस नुक्ताचीनी करने वाली लड़की की बात अनसुनी कर दी और सीधे मुड़कर रसोई की ओर चल दिया। जो क्यानरोंग इतनी गुस्से में थी कि उसने वांग युदाओ की पीठ की ओर इशारा किया, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उसने मेज पर रखे तले हुए चिकन को देखा, हाथ से एक टुकड़ा पकड़ा और मुंह में डाल लिया और जोर से चबाते हुए बोली, मैं तुझे काट काट कर मार डालूंगी, कमीनी। जल्द ही सारे व्यंजन परोस दिए गए। सच कहूं तो इंसानों का खाना अब भी बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन वांग युदाओ के पास इस समय दुनिया भर के खाने की क्षमता नहीं थी। और तो और वे दोनों साथ साथ किराए पर रह रहे थे और घर पर स्वादिष्ट खाना खाना नामुमकिन था। जो क्यानरों के आसपास अगर सचमुच स्वादिष्ट खाना होता तो शायद वह उसे पहली ही नज़र में चट कर जाती। जो क्यानरों सोफे पर लेटी हुई थी, अपने पेट को सहला रही थी, बहुत आराम से लग रही थी। आह, जिंदगी में सबसे अच्छी चीज़ स्वादिष्ट खाना खाना और फिर उसके पचने का इंतज़ार करना है। वूमीजी हंसते हुए बोली, क्यानरों, तुम्हारी तो वाकई बहुत बड़ी ख्वाहिशें हैं। बिल्कुल। जो क्यानरोंग ने अपनी ठुड्डी उठाई और वूमीजी की तरफ एक भौं उठाई, दूसरों की अपमानजनक टिप्पणियों को पूरी तरह से प्रशंसा समझ रही थी। आखिरकार दोपहर तक शेन यू ने फ़ोन किया और बताया कि वह नाश्ते की जगह पर पहुंच गई है और उसे नीचे आने के लिए कहा। वांग युदाओ ने कहा कि वह समझ गया है, काफ़ी देर तक हिचकिचाया और फिर भी यूं ही जाने का फैसला किया। हालांकि पिछली बार उसने 10 ज़्यादा मेडिसिन पॉइंट इस्तेमाल कर लिए थे, जिससे उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन पिछला काम बहुत आसान था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसे आगे भी और मेहनत करनी होगी। हालांकि इस बूढ़े को कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए भविष्य में उसे बूढ़े शेन पर शुद्धिकरण कला बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आखिरकार दिल की बीमारी को ठीक करने के लिए दिल की दवा की ज़रूरत तो होती ही है। वह चुपचाप घर से निकला, नीचे गया और मोहल्ले से बाहर निकलकर देखा तो शेन यू नाश्ते की दुकान के दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसे सफ़ेद रंग बहुत पसंद था। काम पर जाते समय वह सफ़ेद वर्दी पहनती थी और जब स्कर्ट पहनती भी थी तो वह लंबी सफ़ेद होती थी, और अब उसने एक और सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, ये वाकई कोई अच्छा काम नहीं था। उसने सुना था कि जिन लोगों को ये शुद्ध सफ़ेद रंग पसंद होता है, उनमें से ज़्यादातर को माइसोफोबिया होता है। माइसोफोबिया से ग्रस्त किसी व्यक्ति के लिए, और वह भी समलैंगिक महिला के लिए, इससे निपटना मुश्किल होगा। हालांकि ये कहना ज़रूरी था कि शेन युए वाकई खूबसूरत और आकर्षक थी। अगर वह शेन युए को अपने प्यार में डाल सके तो उसका बाकी जीवन सचमुच सार्थक होगा। जल्दी करो, शेन युए, जो पहले चिंतित दिख रही थी, वांग युदाओ को बाहर आते देखकर जल्दी से चिल्लाए। वांग युदाओ ने उसे असमंजस में देखा। क्या हुआ? क्या तुम्हें जल्दी है? मुझे पहले जल्दी नहीं थी, लेकिन अब है। शेन युए के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, फिर जल्दी से शेन युए के पीछे चली गई। शेन युए में एक अनोखी खुशबू थी, किसी साधारण लड़की जैसी नहीं, न ही किसी शादीशुदा जवान औरत जैसी, बल्कि यह एक ऐसी खुशबू थी जो एक बार उसके नथुनों में समा गई तो उसे थोड़ा अभिभूत कर गई। उसने शेन युए की खूबसूरत भौहों, उसकी थोड़ी ऊपर उठी हुई फीनिक्स जैसी आंखों, उसकी सीधी और नाजुक नाक और उसके मनमोहक लाल होठों पर नजर डाली। उसके सुडौल शरीर के साथ, अफसोस, वह समलैंगिक क्यों थी?
वांग युदाओ ने बेपरवाही से अपनी नज़रें फेर लीं और अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी। शेन युए और वांग युदाओ साथ साथ चल रहे थे। वांग युदाओ शेन हे के इरादों को समझ गया था, इसलिए उसने रास्ते में शेन युए के साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन शेन युए लगातार बेपरवाही से जवाब देती रही, जिससे वांग युदाओ को बेबसी का एहसास हुआ, मानो रुई पर मुक्का मार रहा हो। शेन युए के घर पहुंचने से पहले ही वांग युदाओ को एहसास हुआ कि शेन युए एक विला में रहती है और यहाँ के सभी घर अलग अलग थे। हालात को देखते हुए यहाँ रहने वाले लोग या तो अमीर या कुलीन होंगे। इसके अलावा शेन परिवार का विला दूसरों से अलग था। उसके बाहर एक छोटा सा बाड़ानुमा आंगन था, जिसमें कुछ शेड और अंगूर की बेलें भी थीं। ऐसा लग रहा था कि शेन हे सचमुच जिंदगी का आनंद लेना जानते थे। शेन युए के पीछे पीछे आंगन में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह फूलों से भरा हुआ है। सच कहूं तो अगर ये विला एक जैसे न बने होते तो और भी अच्छा होता। जैसे ही वे विला में दाखिल हुए, एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। 40 साल की एक महिला आगे आई। शेन युए को वापस आते देख उसने जल्दी से उनका अभिवादन किया। वह घर की नौकरानी होगी। चलो मेरे दादाजी के कमरे में चलते हैं। लगता है उन्हें पहले कोई दौरा पड़ा था और वे फिर से सो गए। शेन युए ने दरवाजे पर पहुंचते ही वांग युदाओ से हल्की हंसी में कहा। वांग युदाओ ने स्वीकारोक्ति में गुनगुनाया, लेकिन उसके दिल में थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। क्या ये बूढ़ा आदमी सचमुच बीमार था या बस दिखावा कर रहा था? अगर वह सचमुच बीमार था तो शेन युए से इसे छिपाना संभव नहीं था। दरवाज़ा खुला और शेन हे बिस्तर पर लेटा हुआ था, सचमुच अस्वस्थ लग रहा था। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े आदमी को सचमुच कुछ समस्या होगी, वरना उसकी हालत ऐसी नहीं होती। तुम्हें एक पल के लिए बाहर जाना चाहिए। मैं तुम्हारे दादाजी का इलाज करने में मदद करता हूँ, जल्दी हो जाएगा। वांग युदाओ ने शेन युए की ओर देखा और फिर कहा। शेन यू ने सिर हिलाया, ये सोचे बिना कि वांग युदाओ इस बार उसे क्यों जाने देना चाहता था। दरवाज़ा बंद करते हुए वांग युदाओ बिस्तर के पास गया और शेन हे के चेहरे पर नज़र डाली, फिर भौहें चढ़ा दीं। अगर वह गलत नहीं था तो शेन हे के मस्तिष्क की नसों में कुछ समस्या हो सकती है, और यह बस रुक रुक कर हो रही होगी, अभी शुरुआती चरण में। बूढ़े आदमी ने खुद भी इसे महसूस किया होगा। हालांकि वह ऐसा कहना नहीं चाहता था। उसने शेन हे को धीरे से थपथपाया और शेन हे की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। वांग युदाओ को देखते ही उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। युदाओ, तुम आ ही गई। वांग युदाओ मुस्कुराया और उसके दिल में और भी ज्यादा यकीन हो गया। हालांकि अगर यह कोई तंत्रिका संबंधी समस्या होती तो ये परेशानी वाली बात होती। इस तरह के तंत्रिका तंत्र के विकार का अब अस्पतालों में इलाज नहीं हो सकता। अगर यह और बढ़ता है तो यह वृद्धावस्था मनोभ्रंश का कारण बन सकता है। और बूढ़े आदमी के मन में सचमुच कुछ चल रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि शेन युए का बॉयफ्रेंड न होना ही उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। बूढ़े साहब, कैसा लग रहा है? वांग युदाओ मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ। मैं असल में अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जिस बारे में मैंने आपको बताया था उसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। शेन हे ने अपना सिर हिलाया, उनका चेहरा थोड़ा अस्वस्थ लग रहा था। वांग युदाओ ने आह भरी। इस दुनिया में माता पिता कितने दयनीय होते हैं। लेकिन शेन युए हमेशा से एकल अभिभावक परिवार से रही थी, इसलिए आधा बोझ शेन हे पर आ गया। और वह एक बूढ़ा आदमी था, और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आजकल के युवा भी समलैंगिक बेटी को स्वीकार नहीं करते। दरअसल बूढ़े साहब, आप उससे सीधे इस बारे में बात कर सकते हैं। वांग युदाओ को भी थोड़ा अजीब लगा। उसने पहले सुना था कि महिला पीएचडी तीसरे प्रकार की इंसान होती हैं और उनके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होता है, लेकिन वांग युदाओ को लगता था कि शेन युए के साथ तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल है। वह तर्क करने में असमर्थ थी। अगर वो उससे अच्छे से बात करता तो मानो पत्थर से बात करता। अगर वो बेधड़क बात करता तो कितना बेधड़क हो सकता था। क्या वो उसे बिस्तर पर पटक कर उसके कपड़े फाड़कर बात करेगा? उसे पता नहीं क्यों, लेकिन ये सोचकर वांग युदाओ को अचानक एक प्रेरणा मिली। शायद ये तरीका काम कर जाए। अफसोस, मैंने इस बारे में बात कर ली है। शियाओयू का रवैया बहुत तीखा है। जैसे ही मैं ये बात उठाता हूँ वो तुरंत पलटकर चली जाती है। और शियाओयू पहले ऐसी नहीं थी। हालांकि विदेश जाने से पहले वो किसी से डेटिंग नहीं करती थी, लेकिन उस जमाने में वो पुरुष सहपाठियों के साथ घूमती थी। लेकिन जब से वो देश लौटी है उसने फिर कभी पुरुषों का जिक्र नहीं किया। अगर मुझे एक बार गलती से पता न चल जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो ऐसी है। शेन हे ने अपने हाथ रगड़े, कुछ असमंजस में नजर आए। वांग युदाओ अचानक समझ गया। मुझे पता था, कोई तो वजह होगी। जब तक वो छोटी उम्र से ऐसी नहीं थी तब तक तो ठीक है। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अगर तुम न होते तो मैं अभी से किसी की तलाश शुरू कर देता। लेकिन हाल ही में जब जियाओयू घर आई तो वह तुम्हारा नाम बार बार ले रही थी।
पहले तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने गौर किया कि वह तुम्हारा नाम काफी बार ले रही थी। तुम्हें पता है, ऐसे मामलों में आसपास खड़े लोग ज्यादा साफ देख पाते हैं। हालांकि मेरे इस बूढ़े का एक पैर कब्र में है, फिर भी मैं कह सकता हूं कि जियाओयू को तुम्हारे बारे में अच्छी राय है। शेनहे ने हंसते हुए वांग यूदाओ की ओर देखते हुए कहा। वांग यूदाओ ने अपनी जीभ चटकाए। बूढ़े, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? उसे मुझ में दिलचस्पी है, शायद वह मुझसे कोई दुश्मनी रखे हुए है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह मेरा नाम बार बार दोहराकर मुझे कोस तो नहीं रही होगी? ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, वांग यूदाओ ने खुद को मजबूत करते हुए कहा। ठीक है, चलो बाहर जाकर खाना खाते हैं। आगे से मेरे घर ज्यादा आना। घर पर ज्यादा लोग नहीं हैं और जियाओयू और मेरे बीच बात करने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं। वांग यूदाओ ने शेनहे को बिस्तर से उठते देखा, उसकी नाक में थोड़ा दर्द हो रहा था। इस परिवार को खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक दुनिया बहुत दरिद्र थी। पोती के मन में भी कुछ चल रहा था। हालांकि वे एक ही घर में रहते थे, लेकिन जाहिर है कि वे दूसरे परिवारों जितने करीब नहीं थे। दरवाजे से बाहर आकर उसने शेन यू को सीढ़ियों पर बैठे पाया। वांग यूदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, ये सोचकर कि शेन यू अब भी बूढ़े आदमी की बहुत परवाह करती है। दादाजी, कैसे हैं? शेन यू जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। कोई गंभीर बात नहीं है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे थोड़ी भूख लगी है। शेनहे ने एक हाथ से शेन युए का हाथ और दूसरे हाथ से वांग यूदाओ का हाथ पकड़ा हुआ था और नीचे जाते हुए वह हंस रहा था। नौकरानी ने सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था। तीनों को नीचे आते देख उसने झट से कहा, पहले बैठ जाए। रसोई में अभी भी खाना पक रहा है, जल्दी ही तैयार हो जाएगा। नौकरानी ने हंसते हुए अपनी बात खत्म की और रसोई में चली गई। शेनहे ने स्वीकृति में गुनगुनाया, दोनों को बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यूदाओ, आगे से मेरे घर ज्यादा आना। आखिरकार घर पर सिर्फ जियाओयू ही तो है। जब तुम आओगी तो तुम दोनों बातें भी कर सकती हो, क्योंकि तुम दोनों जवान हो। वांग यूदाओ हंसा और सिर हिलाया, चुपके से शेन युए की तरफ देखा, लेकिन उसने पाया कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब वह शेनहे को सही मायने में समझ गया था। अगर वह हर रोज ऐसी पत्थर जैसी पोती का सामना करके उदास न होता तो अजीब होता। खाने के दौरान सिर्फ वांग यूदाओ और शेनहे ही बोले। शेन युए ने बस संक्षिप्त जवाब दिए। शेनहे के ऊपर जाने से पहले ही वांग यूदाओ के चेहरे पर उदासी छा गई थी। सच कहूं तो जब शेन युए अस्पताल में थी तो कम से कम बात तो करती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह घर पर इतनी चुप रहेगी। साफ था कि उसे परिवार से थोड़ी नफरत थी, शायद बचपन की कुछ बुरी यादें उसे असहज कर रही थीं। खैर ये घर था। घर पर मुश्किल से बोलना एक बीमारी थी, और वह भी एक गंभीर बीमारी। चाची प्लेटें साफ करने आई और शेन युए ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी थीं। उसके हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह ऊपर अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी। वांग यूदाओ ने भौहें चढ़ाईं, फिर जल्दी से उसके पीछे चली गई। तुम क्या कर रही हो? अपने दरवाजे के बाहर शेन युए मुड़ी और उदासीनता से वांग यूदाओ को देखा। वांग यूदाओ ने गंभीर चेहरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शेन यू के मना करने का इंतजार किए बिना उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। शेन यू ने भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। वांग यूदाओ का अंदाजा सही था, उसे कीटाणुओं से डर लगता था। इस कमरे में बरसों हो गए थे किसी ने कदम रखा था। उसने चाची को भी अंदर नहीं आने दिया था। अब वांग यूदाओ जबरदस्ती अंदर घुस आया था। हालांकि शेन यू कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार वांग यूदाओ यहाँ अपने दादाजी का इलाज करने आई थी। कमरे में दाखिल होते ही वांग यूदाओ ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। शेन यू ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। दोनों कमरे में चुपचाप खड़े रहे, मानो मौन सहमति जता रहे हों। काफी देर बाद शेन यू अधीर हो गई और बोली, आखिर तुम क्या चाहती हो? जल्दी से कहो, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। वांग यूदाओ ने शेन यू की तरफ देखा, फिर अपने बिस्तर पर बैठ गई। तुम, मेरा क्या? वांग यूदाओ जानबूझकर शेन यू से घृणा कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह उससे घृणा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यह अनुभव करने की बारी शेन यू की थी। वह एक वयस्क थी, उसके विचार अब भी एक छोटी बच्ची जैसे कैसे हो सकते थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे दादाजी की हालत बहुत गंभीर है। मुझे लगता है तुमने पहले ही इस पर ध्यान दे दिया होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें जरूर बुढ़ापे का मनोभ्रंश हो जाएगा। शेन युए ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया और ठंडे स्वर में कहा, अगर वह बीमार हैं तो उन्हें बस दवा लेनी होगी। दवा? तुम तो बस दवा जानती हो। दवा? क्या तुम्हें पता है कि कौन सी दवा तुम्हारे दादाजी को ठीक कर सकती है? वांग यूदाओ को समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा क्यों आया, शायद शेन युए के हाव भाव देखकर। शेन युए ने आश्चर्य से वांग यूदाओ को देखा, उसके चेहरे पर विस्मय की एक झलक थी।
न जाने क्यों उसे लगा कि इस समय वांग युदाओ थोड़ा अपरिचित लग रहा है। पुराना वांग युदाओ हमेशा मजाक करता रहता था, लेकिन अब का वांग युदाओ उसे थोड़ा डरा रहा था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाकी दवाएं बेकार हैं। तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में थोड़ा बताया था। सच कहूँ तो मैं तुम्हें ये बातें नहीं बताने वाली थी, लेकिन मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम बहुत घमंडी हो? हमेशा सख्त चेहरा बनाए रखते हो, खुद को कमाल समझते हो, है ना? तुम्हारे दादाजी की बीमारी शायद तुम्हारी वजह से ही है। तुम कहते हो कि इस दुनिया में अनगिनत मर्द हैं, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम औरतों को पसंद करने पर अड़े रहते हो? वांग युदाओ शेन युए पर जोर से चिल्लाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। वांग युदाओ के शब्द सुनते ही शेन युए का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, फिर उसने वांग युदाओ को घूर कर देखा। तुम्हें सब पता है? हाँ, मुझे सब पता है। क्या तुम समझ नहीं रहे? तुम्हारे दादाजी हमेशा तुम्हारे बारे में चिंतित रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन हुआ था। मैंने तुमसे अच्छी तरह बात की, लेकिन तुम सुनते ही नहीं थे। तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो, क्या तुम सच में खुद को छोटी बच्ची समझती हो? क्या तुम बेवकूफ़ हो या जिद्दी? कोई आदमी ढूंढ लो, चाहे अपने दादाजी को धोखा देने के लिए ही सही। क्या तुमने नहीं देखा कि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वह तुम्हारे बच्चे को गोद में लेने की उम्मीद कर रहा है? वांग युदाओ ने गहरी सांस ली, शेन यू की लाल आंखों को देखा, थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन बोलने के बाद उसे थोड़ी चिंता भी हुई। उसने अभी जो कहा वह थोड़ा कठोर लग रहा था। अगर इसका उल्टा असर हुआ तो यह वाकई बहुत बड़ी मुसीबत होगी। कमरा शांत था। शेन यू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें वांग युदाओ को गौर से देख रही थीं। वांग युदाओ को शुरू में थोड़ा आत्मविश्वास था, लेकिन शेन यू द्वारा इस तरह घूरे जाने से उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब हो गया। फिर उसकी नज़र थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठीक है। और तभी शेन यू ने अचानक अपनी आंखें पोंछ लीं। वांग युदाओ ने उसे अजीब तरह से देखा, फिर लापरवाही से कुछ टिश्यू लिए और उसे दे दिए। शेन यू ने टिश्यू छीन लिए, वांग युदाओ को घूरा, फिर मुड़कर बाथरूम में चली गई। वांग युदाओ ने अपना मुंह खोला, कुछ पल के लिए बोल नहीं पाए। उसने क्या कहा? ठीक है, मतलब? उठकर अपनी पीठ थपथपाते हुए वांग युदाओ को अब भी थोड़ा अपराधबोध हो रहा था। हालांकि उसे शेन युए के बचपन के बारे में कुछ बातें पता थीं, फिर भी ज़्यादातर बातें उसे नहीं पता थीं। उसे ये भी नहीं पता था कि शेन युए अब क्या सोच रही है। जब वांग युदाओ लिविंग रूम में पहुंचा तो शेन हे ने उसे अजीब नज़रों से देखा। जब वह लिविंग रूम में था तो उसने ऊपर वाले कमरे से तेज़ आवाज़ें सुनी, जिससे वह देखने के लिए ऊपर गया। क्या हुआ? शेन हे ने भौहें चढ़ाईं। वांग युदाओ ने अपने हाथ फैला दिए, ये दिखाते हुए कि उसे भी नहीं पता। वह शेन हे को इस बारे में नहीं बताना चाहता था। हालांकि जैसे ही शेन हे विस्तार से पूछने वाला था, शेन युए सीढ़ियों से नीचे आ गई। वांग युदाओ ने ऊपर देखा और पाया कि उसके हाव भाव सामान्य हो गए थे। उसकी आंखें थोड़ी लाल होने के अलावा कोई और असामान्यता नहीं थी। दादाजी, मैं पहले युदाओ को विदा करने जाऊंगा, शेन युए ने नीचे आते हुए कहा। फिर मुस्कुराते हुए वांग युदाओ के पास गई, उसका कड़ा हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर चल दी। लिविंग रूम में शेन हे सोफे पर भावशून्य सा बैठा रहा। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें मलीं और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जो उसने देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। वह तुरंत बहुत खुश हुआ और तुरंत फ़ोन किया। लिफ्ट में वांग युदाओ को आखिरकार होश आया। उसने शेन युए की तरफ देखा, जिसने पहले ही उसका हाथ छोड़ दिया था, फिर राहत की सांस ली। मैं कहता हूँ बड़ी बहन, तुम्हारा अभिनय थोड़ा ज्यादा ही उतावला है। शेन युए ने वांग युदाओ की तरफ देखा, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। जाहिर है उसे वांग युदाओ की बात पसंद नहीं आई। मैं तुमसे कह रही हूँ, एक अभिनेता का आत्मविकास बहुत ज़रूरी है। तुम पहले मेरे साथ बहुत रूखे थे और अब अचानक इस तरह, तुम्हारे दादाजी को ज़रूर एहसास हो जाएगा कि तुम दिखावा कर रहे हो। शेन युए ने भौहें चढ़ाईं, उसकी भींची हुई मुट्ठी ढीली हुई, फिर उसने कहा, तो फिर तुम्हारा क्या सुझाव है? मैं तुमसे कह रही हूँ, पहले तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तुम घर पर ऐसा दिखावा कर सकती हो जैसे तुम्हें दिन रात मेरी याद आती है। जैसे रात के खाने के दौरान अपने दादाजी को सुनाने के लिए, मुझे आश्चर्य है कि युदाओ ने अभी तक खाना खाया है या नहीं, जैसा कुछ बुदबुदाना। तुम्हारे दादाजी ज़रूर खुशी से झूम उठेंगे और फिर धीरे धीरे हम और करीब आ जाएंगे। ऐसी बात, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, फिर भी पवित्र होने का नाटक क्यों कर रही हो? वांग युदाओ ने शेन युए की तरफ आंखें घुमाईं। शेन युए सचमुच गुस्से से भर गई। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, मैं भी लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी, लेकिन तुम्हारे जैसे मोटी चमड़ी वाले के साथ मैं सचमुच अपना संयम खो बैठी हूँ और समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। हे, तुमने सिर्फ अपना संयम खोया है, कौमार्य नहीं। तुम्हें किस बात का डर है? वांग युदाओ ने छेड़खानी भरे अंदाज में कहा, उसकी नज़रें शेन यू को घूर रही थीं। काश वो बस दिखावा कर रहा होता।
अगर शेन यू सचमुच उस पर फिदा हो जाती तो ये वाकई कमाल होता। शेन यू जानती थी कि वो वांग युदाओ से बहस नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि शेन यू ने वांग युदाओ को विदा करने के बाद वो वापस नहीं गई, बल्कि वो वांग युदाओ को सीधे रिहायशी इलाके से बाहर ले गई और बाहर एक सुनसान रास्ते पर भटकती रही।